आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर। 6 जून बीत रहा है, मंगलवार की शाम है और वक्त है दिन भर का। बालासोर रेल दुर्घटना क्या कोई साजिश थी? ये सवाल घटना के दिन से ही जीवंत है। हालिया अपडेट यह है कि इससे जुड़ी कई थ्योरी हैं जो भटक रही हैं, लेकिन इनमें भटकाव कितना है, तथ्य कितना है, सीबीआई इसका पता लगा रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ भी है, और वो ये कि विपक्ष इसके विरोध में है। ऐसा क्यों है, ये सब कुछ पता करेंगे दिन भर में। फिर हम हाल जानेंगे जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों की प्रोटेस्ट का। महीना भर हो चुका है, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। गिरफ्तारी के नाम पर नील बटे सन्नाटा है। कल जो 3 पहलवान थे, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, वो भी जंतर मंतर छोड़कर नौकरी पर जा चुके हैं। इस मामले में नाबालिग पहलवान ने भी अपने बयान नए सिरे से दर्ज करा दिए हैं। तो इस मामले में क्लैरिटी लेने के लिए बात करेंगे अपने रिपोर्टर से और जानेंगे कि क्या पहलवानों के जंतर मंतर छोड़ देने से आंदोलन कमजोर पड़ेगा। उधर भारतीय शेयर मार्केट की मजबूती पूरी दुनिया का अटेंशन ग्रैब कर रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय शेयर बाजारों ने शेयर होल्डर्स को जितना प्रॉफिट दिया उतना दुनिया के किसी दूसरे बाजार ने नहीं। तो इसका सीक्रेट क्या है? और फिर आपको सुनाएंगे छत्तीसगढ़ का हाल, जहां साल के अंत में चुनाव हैं, लेकिन नक्सलवाद की समस्या एक बार फिर सिर उठाए सरकार के सामने खड़ी है। फिर बारी आएगी भौचक की, लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। ओडिशा ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हुई। 83 शवों की पहचान होना बाकी। ओडिशा हादसे पर बोली सीएम ममता बनर्जी, बहुत अधिक लोगों की हुई है मौत, सामने आएगा सच। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर हमला, बोले समर्थन देकर उनकी पार्टी ने एहसान नहीं किया। मणिपुर में कुकी समुदाय से मुठभेड़ में बीएसएफ का जवान शहीद, असम राइफल्स के 2 जवान घायल। बिहार के भागलपुर में ब्रिज गिरने का मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट। 1717 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। लखनऊ में कल अखिलेश यादव से मिलेंगे केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। एनसीबी ने 6 तस्करों के साथ पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप, 15,000 एलएसडी पैकेट जब्त। और डब्ल्यूटीसी फाइनल से एक दिन पहले रोहित शर्मा चोटिल, नेट प्रैक्टिस के दौरान बाएं अंगूठे में लगी चोट। ये है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। हादसे का रूट कॉज मिल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह बयान 2 दिन पुराना है, तब का जब इस मामले में सीबीआई जांच की शुरुआत नहीं हुई थी। सरकार लगातार ये इशारा कर रही है कि दुर्घटना इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ के कारण हुई। मामला अब सीबीआई के हाथ में है। एजेंसी की 10 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। इसके बाद कई धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ हादसे में मरने वाले 278 लोगों में से 101 शवों की पहचान नहीं हो सकी है। बालासोर हादसे से सीख लेते हुए रेलवे ने सिस्टम सुधारने का आदेश दिया है। सिग्नलिंग से लेकर लॉकिंग सिस्टम की जांच होगी। स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम सेंटर में लगे सभी उपकरणों का रिव्यू किया जाएगा। अब जब यह सब हो ही रहा था कि टीएमसी इस पूरी घटना पर हमलावर हो गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कटक में ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और सीबीआई जांच का विरोध किया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो शेयर किया, जिसमें 2 रेल ऑफिसर्स एक दूसरे से घटना पर बातचीत कर रहे हैं। इनमें एक साउथ वेस्ट रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर हैं और दूसरे साउथ ईस्टर्न रेलवे के डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर अशोक अग्रवाल हैं। क्या क्या निकल के आ रहा है? Point was set towards your loop line, but the signal was through for main line. ऐसे कैसे हो सकता है? एसएनटी वाले अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है सर। Were they doing any job at that time? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे, हाँ। तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हो। इस ऑडियो के बाहर आने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर इस सवाल उठाया कि उन्हें रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत का पता कैसे चला। तो सियासत तेज है, लेकिन हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। अब दुर्घटना वाले रूट पर फिलहाल सेवा बहाल हो गई है, जांच चल रही है, लेकिन हादसे को लेकर थ्योरीज निकल रही हैं। तो ये कौन कौन सी थ्योरी हैं और रेल मंत्री का जांच से पहले ही घटना का रूट कॉज बता देना क्या इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट करेगा? ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर मुनीश पांडे से। देखिए, एक तो जांच जो है रेलवे की तरफ से भी एक किया गया। दरअसल इस तरह के हादसे के बाद वो अहम चीज बन जाती
की है कि जितना जल्दी हो सके इसका कारण ढूंढा जाए। तो रेलवे की अपनी अलग एक व्यवस्था है जो हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया, सीआरएस जिसको कहते हैं। सीआरएस बाकायदा इस तरीके से लैस है, उनके अफसर से ट्रेंड, और इस तरीके के हादसे के बाद उसके कारण को खोजने की वो कोशिश करते हैं। हालांकि रेल मंत्री ने तुरंत नहीं कहा था, एक दिन का उन्होंने वक्त लिया था। शाम के बाद ये रेल बोर्ड की तरफ से ये इसका घोषणा किया गया कि दरअसल उन्होंने आइडेंटिफिकेशन जो है इस कारण की कर ली है। और इसमें ये जरूर इस दौरान कई सारे सवाल आए कि क्या ये षड्यंत्र है, क्योंकि जिस तरीके इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात की जा रही है उसमें रिले रूम का भूमिका बहुत अहम है। क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम में जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी इस रूट में खासकर उस स्टेशन में इंस्टॉल था, वो इसका प्रावधान कतई नहीं देता कि इस तरीके के हादसे हो, यानी जो पॉइंट वो सेट किया जाए और सिग्नलिंग किसी दूसरे ट्रैक के लिए दिया जाए, ये अनुमति इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं देता। इसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इस इंटरलॉकिंग सिस्टम का। अगर किया गया है तो जानबूझकर इस पर छेड़खानी की गई, यानी लाइन को सेट किया गया लूप लाइन की तरफ, लेकिन सिग्नल को बाद में जानबूझकर मेन लाइन की तरफ किया गया है। तो अगर ये बात सच है तो इस कारण से इसका जांच होना जरूरी है। और इसी कारण से रेल बोर्ड का ये फैसला था, उन्होंने ही सिफारिश की थी सीबीआई इस बात की तफ्तीश करे और समझने की कोशिश करे कौन किस तरीके से उस दिन ट्रैक पर कौन था, स्टेशन पर कौन था। और जो रिले रूम की बात होती है, जिस तरीके से वहां पर सिस्टम इंस्टॉल है, वो डाटा भी रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट डाटा जो है वो भी वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। जिस तरीके से एक प्लेन में ब्लैक बॉक्स काम करता है, वो सब कर रहे हैं। और सीबीआई भी इस कारण से आज जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने ट्रैक की निगरानी की, और जो रेलवे सेफ्टी बोर्ड यानी सीआरएस का जो फाइंडिंग्स है वो हाई लेवल कमेटी का, वो सब साझा किया गया है सीबीआई के अफसर के साथ, जिनमें कई सारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी है। कुल 10 अफसर्स बताए जा रहे हैं, जगह जगह वो फैल चुके हैं, बालासोर, भद्रक और उस स्टेशन पर। तो उन्होंने जायजा लिया और उसके साथ साथ वो स्टेशन पर भी पहुंचे, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको समझा, वहां पर जितने तमाम जो चीजें हैं, जो रिकॉर्ड्स है, उस सबको सीज किया गया है, ऐसा कहना है रेलवे का। मुनीश, टीएमसी जो है सीबीआई जांच के पक्ष में क्यों नहीं दिख रही है, और ममता बनर्जी तो उसके खिलाफ बोल रही हैं? देखिए, उनका ये तृणमूल का बराबर का ये एक आरोप है। जब भी चाहे वो राजनीतिक विषय हो, जिस तरीके से चल रहा है राजनीति इस बात को लेकर भी शुरू के दिनों से, तृणमूल का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी यानी जो सीबीआई है वो नाकामयाब रहते हैं हर वक्त पर। चाहे वो आप कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल का मिसिंग हो जाने वाला इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर ज्ञानेश्वरी हो, या फिर कुछ भी, वो लोग उस तरीके से जो है वो कार्यरत जिस तरीके से करते हैं, नाकामयाबी ज्यादा है, ऐसा तृणमूल का कहना है। और उनका ये आरोप है क्योंकि शुरू के दिनों से हमने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदार ठहराया रेल मिनिस्ट्री को, रेल मंत्रालय को, तो और सिस्टम को, और इस कारण से उनका ये कहना है कि सीबीआई के हाथ इस जांच का बागडोर सौंप देना कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच जो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष के दलों के बीच ये राजनीतिक तूतु में वो बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश। कल ही खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ने जंतर मंतर का आंदोलन छोड़ नौकरी ज्वाइन कर ली है। हालांकि तीनों पहलवानों ने कहा कि वो नौकरी तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन खत्म ना माना जाए। लेकिन इन पहलवानों के इस फैसले ने लोगों के बीच एक बहस छेड़ दी है। क्या पहलवानों के आंदोलन का भविष्य अब कमजोर होने वाला है? किसान नेता जो पहलवानों के समर्थन में थे, वो भी इस फैसले से खुश नहीं दिख रहे। 9 जून को कुरुक्षेत्र में किसान पहलवानों के समर्थन में महापंचायत करने वाले थे, फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। इन्हीं सब के बीच एक और खबर आई, जिस नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट का केस दर्ज कराया, उसने अपना नया बयान पुलिस में फिर से दर्ज कराया है। नया बयान आने के बाद कई अफवाहें फैलीं, लेकिन फिर नाबालिग के पिता ने सामने आकर कहा कि केस वापस नहीं लिया गया है और उनकी बेटी अपने बयान पर कायम है। लेकिन इन सारी घटनाओं ने केस पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो फिलहाल इस केस पर क्या क्लैरिटी है, यह हमने पूछा दिल्ली में आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर से। देखिए, पहलवानों ने बयान वापस लिया है या नहीं, इस पर हमारे पास फिलहाल क्लैरिटी है ही नहीं। याद रखिएगा, जो माइनर विक्टिम है उसने नए सिरे से बयान दर्ज किया है कोर्ट के सामने। ये क्लैरिफाई हो चुका है कोर्ट के सोर्सेस से, पुलिस के सोर्सेस से। लेकिन बयान में क्या कहा है उस लड़की ने, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, फॉर द सिंपल रीजन कि पॉक्सो का जो कोई भी केस होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो फाइल सील्ड रहती है। और उसके स्टेटमेंट में 164 के अपने
बयान में लड़की क्या कहती है क्या नहीं कहती है, अगर दोबारा तिबारा चौबारा बयान देना चाहती है तो उसमें बाहर नहीं आता तब तक जब तक कोर्ट की ट्रायल शुरू नहीं होता। कल शाम जैसे हमने देखा बृजभूषण शरण वाले मैटर में बजरंग पूनिया ने साफ तौर पे सोशल मीडिया पर आके कहा कि किसी ने अपना बयान वापस नहीं लिया है, किसी ने भी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली है। दूसरी तरफ आज सुबह हमने देखा कि बृजभूषण शरण सिंह के घर पर, जो गोंडा में उनका घर है, वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, एसआईटी ने जाकर वहां लोगों से पूछताछ करनी शुरू की है। इतनी इनिशियल स्टेज पे जहां तक कानूनी पेचीदगियों का सवाल है, ये नहीं कहा जा सकता कि उस लड़की के दोबारा बयान देने से केस हल्का पड़ेगा या और ज्यादा सख्त होगा, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि उस लड़की ने अपने बयान में कहा क्या है। खासतौर से इस तरह के केसों में जब किसी बहुत बड़े आदमी को आपने आरोपी बनाया हो या आप कोई पब्लिक फिगर हो, तो इस तरह के केसेस में कई बार ऐसा भी होता है कि विक्टिम को प्रेशराइज किया जा रहा होता है या विक्टिम अपने स्टेटमेंट वापस लेने की कोशिश करती है। उन केसेस में भी बात आकर अटकती है कि चार्जशीट में जब पुलिस की अपनी पड़ताल खत्म हो जाएगी और जब वो चार्जशीट दाखिल करेंगे, उसमें पुलिस क्या कहती है। अगर उनको उस लड़की के बयान वापस लेने पर कोई शक हुआ कि उन्होंने क्यों वापस लिया है, अगर उसने बयान वापस लिया है तो दोबारा बयान देने का मतलब ये नहीं है कि पहला बयान वापस लिया गया है। पॉक्सो का केस जो होता है उसमें हालांकि ये कहा जाता है कि पॉक्सो केस में अरेस्ट ज्यादा जल्दी होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा सीरियस केस माना जाता है। और जो हरासमेंट के केस हैं, जो मोलेस्टेशन के केस बाकी अडल्ट पहलवानों ने जो लगाए हैं, उसमें क्योंकि सजा का प्रावधान थोड़ा कम है, मोलेस्टेशन केस में सजा थोड़ी कम है आईपीसी के अंतर्गत, इसलिए उसको थोड़ा ये माना जाता है कि पुलिस के, एक तो वैसे भी पुलिस के ऊपर रहता है कि वो अरेस्ट किसी को करना चाहते भी हैं या नहीं, तो अपनी जांच पड़ताल में आखिर मिला क्या है। और जब चार्जशीट एक बारी दाखिल होगी तब पता चलेगा कि किसने आखिर क्या कहा, उसका क्या इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ा। अनीशा, महीना भर हो गया है और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो के अंडर एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई नहीं, तो क्या पुलिस को अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बाद भी इतने लंबे वक्त तक गिरफ्तार ना करे? देखिए, बात यह है कि अरेस्ट जो है किसी भी तरह किसी भी केस में अरेस्ट मैंडेटरी नहीं होता है जब तक आपको ये ना लगे कि अगर इस आदमी को बाहर छोड़ दिया गया तो ये केस को या विक्टिम को या विटनेसेस को परेशान करेगा। अब सेक्शन 10 जो है पॉक्सो एक्ट, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल बहुत सीरियसली लेता है। जो अक्यूज्ड है या जो आरोपी है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है उनको ये देखना कि उन्होंने अरेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर वो अरेस्ट करते हैं तब भी उनको लिखित में उसको एक्सप्लेन करना होगा। अगर वो अरेस्ट नहीं करते हैं तो जब ये केस कोर्ट के सामने जाएगा तब कहीं ना कहीं पुलिस को ये बात कोर्ट के सामने बतानी होगी, ये एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि क्यों आपने इस केस में आरोपी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। जी अनीशा, तो अनीशा कह रही हैं कि पुलिस को अधिकार है कि पॉक्सो के तहत आरोपी को जांच से पहले गिरफ्तार कर सकती है और नहीं भी कर सकती, और मामले पर अभी तक कोई क्लैरिटी किसी को मिली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा, और इस खबर पर बाकी अपडेट्स के लिए आपके पास जरूर लौटेंगे। मल्टीबैगर स्टॉक मार्केट का सबसे आकर्षक शब्द है। बाजार में लोग इसी उम्मीद के साथ निवेश करते हैं कि जिस स्टॉक में वो पैसा लगा रहे हैं आने वाले वक्त में मल्टीबैगर साबित होगा, यानी दूसरे शेयर्स के मुकाबले ज्यादा मुनाफा देगा। अब यहां मल्टीबैगर की बात इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 20 सालों में जिन लोगों ने इंडियन मार्केट में पैसा लगाया उन्हें दूसरे देशों के मार्केट्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुनाफा मिला। रिपोर्ट में ब्रिक्स देशों से भी भारत की तुलना की गई, जिसमें उसे 20 बताया गया। कहा गया कि 2 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था 7 गुना बढ़कर 3.4 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंची है और 2026 में ये 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। तो इसी रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने बात की फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से। देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा है कि भारत की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको प्राइसी माना जाता है, उनको थोड़ा ओवर वैल्यूड माना जाता है। अगर बाकी की आप इमर्जिंग मार्केट्स की कॉस्पी की हम बात करें, हम स्ट्रेट टाइम्स की बात करें, हम हांगकांग के हैंसेंग की बात करें, हम जापान के निकेई की बात करें, तो हम इन सब मार्केट्स की, एशिया की मार्केट्स की जब बात करते हैं तो उसमें भारतीय मार्केट्स को थोड़ा सा ओवर वैल्यू बहुत समय से माना जाता रहा है कि हमारी जो पीई रेशियोज हैं वो औरों से ज्यादा होती है। इसी के संबंध में गोल्डमैन सैक्स ने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट दी है कि भले ही भारतीय मार्केट ओवर वैल्यूड हो, थोड़ी बाकी मार्केट्स के मुकाबले
प्राइसी हो, तब भी भारतीय मार्केट्स ने जो रिटर्न दिया है वो उन मार्केट से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए भारतीय मार्केट्स का प्राइसी होना या भारतीय मार्केट्स की वैल्यूएशन ज्यादा होना वो जस्टिफाइड है, उस पर उन्होंने एतराज नहीं किया। और उस पर इसकी कंपैरिजन उन्होंने ब्रिक्स से भी की है, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, भारत तो है ही है, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज को भी उन्होंने तुलना करी है कि इसके मुकाबले भले ही वैल्यूएशन ज्यादा है पर भारतीय मार्केट्स ने रिटर्न्स जो दिए हैं, चाहे हम पिछले 5 सालों का देखें, चाहे हम पिछले 20 सालों का देखें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो दिया है कि पिछले 20 सालों की यानी कि 2 डेकेड्स की अगर हम रिटर्न्स देखें और इन्होंने उसको 2 पैमानों पे मेजर किया है। मान लीजिए उन्होंने बीएससी के जो लिस्टेड स्टॉक्स है, बीएससी 200 जिसको कहते हैं, उनका कहना यह है कि एनुअलाइज रिटर्न रुपी टर्म्स में 16% दिया है, डॉलर टर्म्स में 13% रिटर्न दिया है, जो कि मैं समझता हूं कि एमएससीआई की जो मॉर्गन स्टैनली की कैपिटल इंडेक्स है उसका रिटर्न भी 7% रहा है इसी पीरियड की अगर हम बात करें। और इसी बीच उन्होंने एनएससी 500 की बात करी है तो उन्होंने ये भी कहा है कि 50% से ज्यादा स्टॉक एनएससी 500 है, उन्होंने 500 स्टॉक्स चुने और उसमें से उन्होंने 269 यानी कि करीब 54% स्टॉक्स ने 10 बैगर रिटर्न दिया है, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न दिया है जो कि बाकी की मार्केट से ज्यादा है। शरद जी, भारतीय बाजार में लोगों का विश्वास बढ़ा है, ये रिपोर्ट तो कहती है, आप क्या वजह बताएंगे? तो जनरल कारण है कि भारत इमर्जिंग मार्केट है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इस समय भारत फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमीज की अगर हम बात करें। इस समय मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 3.4 या 3.5 यानी कि $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। और भारत की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें स्टॉक मार्केट्स की तो वो करीब 3.3 ट्रिलियन है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक रेशियो निकालते हैं जिसको हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो कहते हैं, वो भी इस समय 90% से ऊपर आ रही है। तो ये बहुत ही हेल्दी और ये पीछे लगातार ग्रो कर रही है। ये रेशियो ये बताती है कि भारतीय स्टॉक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जीडीपी के नजदीक पहुंच रही है करीब, मतलब भारतीय मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी नेक टू नेक चल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी बताए हैं भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में या भारतीय स्टॉक्स के बारे में। उसमें अगर हम रीजन ले तो पहला रीजन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो कंपनीज का ग्रोथ रेट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। बाकी की दुनिया में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, जो कंपनी कामकाज करती है, उसके मुकाबले भारतीय कंपनियों का ग्रोथ रेट अच्छा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ की जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन होती है भारतीय कंपनीज की वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत लो होती है, वो बहुत इनएक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा महंगी सीधा ही कंपनी जब लिस्ट होती है तो ऐसा नहीं होता कि वो कंपनी लिस्टिंग के टाइम बहुत हाई वैल्यूएशन पे, उनकी स्टार्टिंग की वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव होती है, कैपिटल रिटर्न उनमें अच्छा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग काफी बड़ी होती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट लिस्ट हुई और पूरी की पूरी वो उठा के जनरल पब्लिक के ऊपर डाल दी। प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास रहता है, अपने काम के ऊपर विश्वास रहता है, इसलिए काफी शेयर होल्डिंग वो अपने पास रखते हैं। दूसरा, भारतीय मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप की जो गणना है वो बहुत अच्छी है और मिड कैप स्मॉल कैप में अक्सर देखा गया है कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जाती है। एक और भी बात कही है भारतीय स्टॉक्स के बारे में, ये सच है कि आज हमारा एक्सपोर्ट 750 बिलियन या $770 बिलियन क्रॉस कर चुका है, पर ऐसा नहीं है कि चाइनीज कंपनीज की तरह भारतीय कंपनीज केवल और केवल एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं। और यह हमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है क्योंकि जब ग्लोबल हेडविंड्स हैं, पूरे विश्व में मंदी की आहट है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी 7% के ऊपर दर से बढ़ रही है। तो भारतीय कंपनीज का डोमेस्टिक ओरिएंटेशन, गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि भारतीय कंपनीज का जो अपने घरेलू मार्केट की तरफ, भारत अपने आप में एक दुनिया है, घरेलू मार्केट की तरफ ध्यान है। अच्छा शरद जी, आपने मल्टीबैगर की बात की, तो जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मल्टीबैगर की पहचान कैसे करेंगे ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सकें? जी हाँ, हर शेयर मार्केट का निवेशक का यही लक्ष्य रहता है कि वो एक बैंक एफडी के मुकाबले, एक म्यूचुअल फंड के मुकाबले, एक डेट फंड के मुकाबले या किसी भी और निवेश के मुकाबले उसको बेहतर रिटर्न मिले। तो पहला मैंने बताया कि बुक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और प्राइस कम होनी चाहिए, तो आप उस शेयर पे दाव लगा सकते हैं। दूसरा, पीई रेशियो कम होनी चाहिए, उस सेक्टर में जो पीई रेशियो उससे वो नीचा है तो समझ लीजिए कि वो शेयर अच्छा है। उसकी जो प्रॉफिट है लगातार, वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट अगर दे रही है, हर साल मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है, पर शेयर प्राइस अभी भी नीचे बना हुआ है, उस पर आसानी से दाव लगाया जा सकता है। तीसरा, जिस सेक्टर में अर्थव्यवस्था में आज डिमांड है, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारोबार से जुड़ी है, बैटरी बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां बनाती है सस्ती दरों पर, उसका मैं समझता हूं भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन ईवी की तरफ ध्यान बढ़ेगा, तो उस सेक्टर की पहचान कर लेनी चाहिए। पांचवा मुख्य तरीका है कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज है, वो किस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मल्टीबैगर पहचानने में आपकी मदद करेंगे और फायदा होगा आपको अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म में फॉलो किया। उधर 2023 आधा बीत चुका है, आधा बाकी है। बचे हुए साल में हमें चुनावी शोर खूब सुनाई देने वाला है, क्योंकि 2023 खत्म होते होते 5 राज्य अपने लिए सरकारें चुनेंगे।
इन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अपनी सभी खामी खूबियों के साथ ऐसा राज्य बना हुआ है जहां नक्सलवाद अभी तक चैलेंज है। 2018 से 2022 तक देश में जितने नक्सली हमले हुए उनमें 70 से 90% मौत यहीं हुई। इनफैक्ट 2 दिन पहले बीजापुर में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था और उसकी चपेट में आए थे 3 सीआरपीएफ जवान। तो अब क्योंकि चंद महीनों बाद राज्य चुनावी मोड़ में आने वाला है तो ये नक्सल हमले परेशानी का खास सबब बन गए हैं। कुछ इसलिए भी क्योंकि नक्सल जन पिटोरी हफ्ता मना रहे हैं। इसमें वो अपने मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एक नया अभियान छेड़ा है। तो नक्सलियों का नए सिरे से एक्टिव होने का ये जो समाचार है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये हमने पूछा रायपुर में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर सुमी राजप्पन से। छत्तीसगढ़ में हमेशा से नक्सलवाद बहुत ज्यादा हावी रहा है। जब से छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है नक्सलवाद यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह खड़ा हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पूरे देश में नक्सलवाद बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और छत्तीसगढ़ अपनी ज्योग्राफी की वजह से काफी ज्यादा नक्सलिज्म से पीड़ित रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नक्सलवाद से काफी ज्यादा ग्रसित है। जैसे कि हम बात करें, कल ही बीजापुर में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 सीआरपीएफ जो जवान है वो काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हुए। इनफैक्ट वो अभी भी दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट द रायपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये जो चीजें हम देखने को मिल रही हैं और ऐसे अटैक्स काफी ज्यादा होंगे और ऐसे अटैक्स होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन अभी एक ये भी है कि अभी एक ऐसा पीरियड चल रहा है, एक ऐसा वीक चल रहा है जो नक्सल्स ऑब्जर्व करते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसे कहा जाता है जन पितुरी वीक। तो इस जन पितुरी वीक की शुरुआत जून 5 से जून 11 के बीच में होती है और बिल्कुल ये जून 5 से जून 11 तक चलता है। हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें जितने भी नक्सल्स हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मारे गए हों या किसी भी वजह से उनकी डेथ हुई हो, तो इनकी मेमोरी में काफी सारे वार्निंग्स दिए जाते हैं और इनकी मेमोरी में काफी ज्यादा अटैक्स भी लॉन्च किए जाते हैं। तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में भी अगर कोई बड़ा अटैक हम देखते हैं पूरे बस्तर संभाग में तो वो ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि इनका एजेंडा हर साल का यही होता है। सुमी, नक्सल संगठन एक अभियान चला रहे हैं, ये किस तरह का है, क्या उद्देश्य है? एक टीसीओसी करके एक कैंपेन इनका चलता है अप्रैल से लेकर जुलाई तक हर साल। तो टीसीओसी हम लोकली टीसीओसी कहते हैं उसे, लेकिन अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो टैक्टफुल ऑफेंसिव काउंटर कैंपेन कहा जाता है। इस पूरे बीच में अप्रैल से जुलाई के बीच में इनके मैक्सिमम रिक्रूटमेंट होते हैं। ये गांव के लोकल लड़कों को, यंग लड़कों को उठा के लाते हैं, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करते हैं ताकि वो उनकी प्रोपोगेंडा को फैला सके और गाँव में। और ये रिक्रूटमेंट बहुत जोरों शोरों से चलता है इस पीरियड के बीच में और काफी ज्यादा अटैक्स भी होते हैं और वार्निंग्स भी दी जाती हैं लोकल्स को कि अगर वो ज्यादा अगर उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनको काफी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आज की डेट में पहले 12 राज्यों में और 220 जिलों में नक्सलवाद था, लेकिन आज की डेट में छत्तीसगढ़ में 4 जिले ऐसे हैं जिसमें एडवर्सली इफेक्ट करता है नक्सलिज्म और वो जिले सारे बस्तर संभाग में आते हैं, साउथ छत्तीसगढ़ के, और वो है दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। इनफैक्ट नारायणपुर में जो अबूझमाड़ का जो इलाका है वो इनका सेफ हेवन भी है। अबूझमाड़ के जो घने जंगल है वो इनका सेफ हेवन है। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज तक छत्तीसगढ़ से कंप्लीटली वाइप ऑफ नहीं कर पाए हैं नक्सलिज्म को। अच्छा, जब इस कैंपेन की खबरें बाहर आ रही हैं तो सरकार की तैयारी क्या है? सरकार की बेसिकली यही तैयारी है कि टीसीओसी की जानकारी सरकार को हमेशा से रहती है और जैसे मैंने कहा सरकार ने कई ऐसी कोशिशें की हैं नक्सलिज्म को पछाड़ने की, लेकिन वो सारी कोशिशों में कहीं ना कहीं उनके अटेम्प्ट्स 100% उनको सक्सेस नहीं दे पाए हैं। जबकि सलवा जुडुम बीजेपी का एक ऐसा एक अटेम्प्ट था, सलवा जुडुम, जिसमें उन्होंने लोकल्स को ही उन्होंने वेपनाइज कर दिया था कि वो माओस के साथ लोकली लड़े। इससे पहले कि पुलिस वहां पे पेनिट्रेट कर पाए, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहां पे पहुंच पाए, लोकली ही लोग कैसे नक्सल से लड़ सकते हैं, इस चीज की ट्रेनिंग सलवा जुडुम के थ्रू सारे ट्राइबल लोकल्स को दी जा रही थी। ये एक अटेम्प्ट उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि इससे कई ज्यादा ट्राइबल लोग जो सलवा जुडुम से नहीं जुड़े थे वो भी काफी वल्नरेबल हो गए थे और उन पे अटैक्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे और कई सारे मासूम ट्राइबल्स भी शिकार हो रहे थे नक्सल्स के अटैक्स का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 2009 में इसे कहा कि नहीं, सलवा जुडुम को डिसॉल्व कर देना चाहिए और बिल्कुल इलीगल है ऐसे तरीके से इलिटरेट और नॉट सो ट्रेन ट्राइबल्स को वेपनाइज करना और ये सेफ नहीं है किसी भी लिहाज। तो इसलिए ये एक अटेम्प्ट उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। लेकिन एक दूसरा अटेम्प्ट हुआ फिर डीआरजी के रूप में, एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व इंटेलिजेंस फोर्स बनाई गई जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स हैं जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ही निपुण है और वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस करने निकलते हैं और जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं उनको भी काफी एक्टिव कर दिया गया है। इनफैक्ट जब भी टीसीओसी होता है, टीसीओसी के पहले एक मीटिंग ली जाती है और जो आईजी है पी संदराज वो मीटिंग लेकर सबको हाइटन कर देते हैं सिक्योरिटी को उस एरिया में और बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस बढ़ा दी जाती है उन सारे एरियाज में, उन सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में जहां पे अटैक्स होने के चांसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमी।
और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद। अगर आप एक डॉग पेरेंट हैं या आपका कोई दोस्त डॉग पेरेंट है, यानी वो कुत्ता पालता है और उसे इस तरह पालता है जैसे वो उसकी औलाद हो, तो आपको ये पता होगा कि डॉग्स को लेकर नई नई रिसर्च मार्केट में आ रही हैं। जैसे कि उन्हें किस वक्त बाहर घुमाने ले जाना चाहिए, कैसा खाना खिलाना चाहिए, डॉग्स अकेला महसूस ना करें इसके लिए क्या करना चाहिए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं इसके लिए उनसे कैसे पेश आना चाहिए, वगैरह वगैरह। पर कुत्ता पालन को लेकर अब एक नई स्टडी भी आई है। एनिमल कॉग्निशन नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के बिहेवियर पर रिसर्च करती है। उसकी स्टडी के मुताबिक जब आप कुत्ते को लेकर सड़क पर या कहीं टहल रहे हैं और अचानक आपका पैर उसके पैर पर पड़ जाए, तो आप कुत्ते से सॉरी कैसे कहें, कुत्ते को किस तरह सॉरी बोलें कि उसे अंदाजा हो जाए कि आपने जो किया वो गलती से किया, उसे अंदाजा हो जाए कि आपका इंटेंशन खराब नहीं था, ये बस एक नाजुक लम्हे में गलती से बाय मिस्टेक हो गया। कुत्ते को टहलाते वक्त ऐसा अक्सर लोगों से हो भी जाता है। टहलाने वाले का पैर कुत्ते के पैर पर आ जाता है और कुत्ता हर्ट हो जाता है। ऐसे में डॉग पेरेंट ग्लानि से भर जाते हैं। लेकिन नई स्टडी ने बता दिया है कि ऐसे में पश्चाताप करने का तरीका क्या है। रिसर्च टीम ने बताया है कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, यानी आपके कुत्ते के साथ हो जाए, आपका पैर उसके पैर पे पड़ जाए, तो आप फौरन रुक जाएं, कुत्ते के पास बैठें, उसे सहलाएं और फिर अपनी आवाज को बदलकर बेबी वॉइस में उससे कहें, ओ आई एम सो सॉरी। इस बेबी टोन को DDS यानी कि डॉग डायरेक्टेड स्पीच कहा जाता है। माना यह जाता है कि जब आप अले अले करते हुए बेबी की आवाज में बोलते हैं तो आवाज कुत्ते या किसी भी जानवर के जहन में देर तक रहती है और ज्यादा असर करती है। मिरर न्यूज मीडिया से बात करते हुए इसी स्टडी के एक रिसर्चर ने कहा कि इस टोन में बात करने से इंसान और कुत्ते के बीच में एक गहरा बॉन्ड बनता है और वो ज्यादा अटेंशन के साथ आपकी बात को सुन पाते हैं और वो पॉजिटिव और नेगेटिव बातचीत के बीच फर्क करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आपको कोई शख्स अपने प्यारे पेट डॉग से ओले 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 आई एम सो सॉरी माय बेबी कहते हुए सुनाई दे, तो समझ जाइएगा कि ये शख्स इसी रिसर्च के तहत अपने डॉग से बात कर रहा है। और हाँ, इस स्टडी के बाद आपको उस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा जो आप अक्सर सोचते थे कि ये आशिक लोग अपनी महबूबा से बात करते हुए तुतलाने क्यों लगते हैं, क्यों लिखते हैं वो मेरे बाबू ने थाना थाया। अब जाकर इस राज से पर्दा सरक पाया है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। तो दिन भर में आपसे मुलाकात अब होगी कल। बताइए कैसा लगा आज का दिन भर radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। नितिन ठाकुर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।